नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। आज हम 10वीं का एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं दूसरी इकाई का 7वां पाठ, जिसका नाम है महिला आश्रम, और इसकी विधा है पत्र, और लेखक काका कालेलकर। विद्यार्थी मित्रों, पत्र एक ऐसी प्राचीन परंपरा है कि जिसके माध्यम से व्यक्तियों में विचारों का आदान प्रदान होता है। आज भले ही दुनिया बहुत आगे निकल गई हो, लेकिन पत्र का महत्व अभी भी बना हुआ है। तो इस पाठ में हम देखते हैं कि काका कालेलकर जी ने किसे पत्र लिखा, क्यों लिखा, और उनके पत्र लिखने का उद्देश्य क्या था। इसके पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे। काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपके लेखन शैली के विशेष गुण हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ खासतौर पर हिंदी को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा और धर्मोदय, जो कि उनका आत्मचरित्र है, आदि। ये है काका कालेलकर, और इनकी कृतियाँ यहाँ भी दी हुई है। पाठ्य पुस्तक में जो दी है, उनके अलावा उनकी और भी जो कृतियाँ हैं उसका यहाँ पर उल्लेख है। अब हम गद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत अर्थात विस्तार पूर्वक निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। विद्यार्थी मित्रों, पाठ को आरंभ करने से पहले आश्रम क्या होता है, ये हम संक्षेप में जानेंगे। आश्रम एक ऐसा स्थान होता है, एक सहारा देने वाला स्थान होता है। प्राचीन काल से आश्रमों की परंपरा चलती आई है, लेकिन आज हम देखते हैं आश्रमों की व्याख्या बदल गई है। पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में वो सब कुछ अपना छोड़कर वानप्रस्थाश्रम में चले जाते थे और वहीं पर अपनी शेष जिंदगी बिताया करते थे। किसी प्रकार का मोह उनके मन में नहीं होता था। लेकिन इस आधुनिक काल में भी भला आश्रमों की आवश्यकता क्यों पड़ गई है। आज हम देखते हैं, चर्चा सुनते हैं, वृद्धाश्रम है, बालकाश्रम है या महिलाश्रम है। तो यहाँ पर जो दुखी है, पीड़ित है, ऐसे लोगों को सहारा दिया जाता है। महिला आश्रम की ही अगर हम बात करें तो उसमें जो तलाकशुदा स्त्रियाएँ हैं, अनाथ बेसहारा नारियों के लिए ये बहुत ही सुंदर ये स्थान होता है। और इस आश्रम का स्थापित करने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि नारियों का सशक्तिकरण किया जाए, उनका सबलीकरण किया जाए और वो किसी पर मोहताज न रहे। क्योंकि ऐसे आश्रमों में सारी सुविधाएं होती है, जैसे मंदिर है, हॉल है, रसोई है, स्टोर रूम है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती है और एक स्वावलंबन का जीवन वो धारण करती है। तो आइए देखते हैं ये महिला आश्रम में काका जी ने किसे पत्र लिखा है और क्यों लिखा है। प्रिय सरोज, जो कि उनकी मुँह भोली बहन है, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध ना हो। देखिए, ये आश्रम तो अभी बनना बाकी है। तो अपनी मुंह भोली बहन से, सरोज से पत्र लिखकर ये कहते हैं कि मैंने इस आश्रम के बारे में अपने मन में जो कल्पना की है उसके बारे में मैं कुछ अगर ज़्यादा लिखूं या बताऊं तो मेरी बहन को सोचने में मदद मिलेगी। ये जो घर होगा, आश्रम होगा,
सबसे पहला मुद्दा यह है कि इसकी जो संचालन करने की प्रक्रिया होगी, इसमें किसी पुरुष का संबंध नहीं होगा। उस पर केवल महिलाओं का ही नियंत्रण होगा। संचालन यानी चलाने की प्रक्रिया या नियंत्रण। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए, ये दूसरा मुद्दा। किसी भी प्रकार का विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइज अखबार में नहीं दी जाएगी कि फलानी जगह पर फलाने नाम का आश्रम खुलने जा रहा है। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। यहाँ पर भी लेखक का स्वावलंबन दिखाई देता है कि अगर हम विज्ञापन करेंगे तो आसानी से पैसे मिलेंगे। बहुत सारे दानी लोग होते हैं, वो आगे आएंगे, पैसा देंगे, लेकिन हमने कहीं भी मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए, ये पहली शर्त है। जो महिला वहां पर आएगी वो क्या अपने खाने पीने का सामान तथा कपड़े लत्ते उसकी व्यवस्था वो करके आए। वो यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। मान लीजिए कि वो जो औरत है, वो जो स्त्री है, काफ़ी गरीब है या विधवा है या किसी ने उसे त्याग दिया है, तो हो सकता है कि उसे जानने पहचानने वाले, उसकी सिफारिश करने वाले आश्रम में दाखिला देने के लिए वो क्या करे, तो उस महिला के खर्च की पक्की व्यवस्था का इंतजाम वो करे। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। सही तो है, आजकल हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी घटनाएं घटती है, तो वहाँ पर पहचान और परिचय ये दोनों चीज़ें आवश्यक है। बिना उसके किसी भी स्त्री को वहाँ पर प्रवेश नहीं मिलेगा। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। ये लेखक ने उन पर छोड़ दिया है कि मान लो किसी कारण उसका दिल वहाँ पर लगा नहीं, तो वह आश्रम छोड़ सकती है। लेकिन आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। यदि आश्रम की नियमावली में ऐसा है या आश्रम का संचालन करने वाले या करने वाली जो स्त्रियाँ हैं, उनको अगर ऐसा लगा कि इस महिला का आचरण ठीक नहीं है, ये नियम का भंग कर रही है, तो 3 महीने का नोटिस देकर, सूचना देकर उसे आश्रम से हटाया जा सकता है। लेकिन ये कदम थोड़ा संवेदनशील है ना, तो सोच समझ कर लेना होगा। मुद्दा संवेदनशील है ये। देखिए, लेखक ने अपने मन में बहुत सारी कल्पनाएं रखी है। सबसे पहला मुद्दा वो बताते हैं कि जैसा कि हम सुनते हैं, सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। सभी धर्मों के प्रति समभाव होना चाहिए। तो ये जो आश्रम है, ये किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा कि फलाने धर्म वाली औरत को ही वहाँ पर प्रवेश मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो आश्रम है, सर्वधर्म समभाव इस नियम पर ही चलेगा। और उसके अलावा वहाँ पर अच्छा आचरण होना चाहिए, भक्तिभाव होना चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। ये सबसे मिला जुला वातावरण वहाँ पर रहेगा। और स्वावलंबन भी जितना हो सके उतना ही चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि वो आश्रम का मुख्य मुद्दा होना चाहिए, सादापन होना चाहिए वहाँ पर। और शुरुआत के काल में, शुरुआती दौर में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ही न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएं। क्या वहाँ पर रहने वाली स्त्रियाँ केवल आराम फरमाएंगी, खाएंगी, पिएंगी और सोएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर आने के बाद शुरुआती जो कालावधि होगा, वहाँ पर भले ही पढ़ाई की और उद्योग की व्यवस्था न हो पाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, छोटे छोटे उपयोगी उद्योग उन्हें सिखाए जाएंगे। जैसे मोमबत्ती बनाना, शिक्षकों के लिए जो काम आते हैं खड़ियाँ वो बनाना, ऐसे बहुत सारे लघु उद्योग होते हैं, वो वहाँ पर सिखाए जा सकते हैं। पढ़ाई का तरीका भी आसान होगा वहाँ पर। ये आश्रम यानी कोई शिक्षा देने वाली शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन वहाँ का जो वातावरण होगा वो बड़ा ही सुंदर होगा। अर्थात वहाँ पर
ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई कलह होगा, ना कुड़न होगी, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, इन बातों को वहाँ पर किसी भी प्रकार का स्थान नहीं होगा। एक स्वतंत्र वातावरण वहाँ होगा और मानवता से युक्त वह एक सुंदर आश्रय स्थान होगा। वहाँ आने के बाद किसी भी स्त्री के मन में ये भय नहीं रहेगा कि मैं गलत जगह पर आई हूँ। एक मानवता की भावना वहाँ पर उसे देखने को मिलेगी, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके निसंकोच तरीके से अपने खर्च से रह सके। खुद कमाइए और जीवन जियो, अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। आश्रम की सेवा करना यही तो एक पवित्र काम है ना। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट ना हो। किसी भी प्रकार का झंझट या परेशानी आश्रम चलाने वाली जो समिति है उस पर नहीं होगा, तो बहन सुंदर तरीके से आश्रम अपना चला पाएगी और एक सुंदर बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी महसूस होगी। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें तो कई कुशल होंगी। माना कि वहाँ पर आने वाली औरतें दुखी होगी, पीड़ित होगी, लेकिन वहाँ आने के बाद एक नए वातावरण में उनका दिल बहल जाएगा और उस संस्था को चलाने का भार अर्थात जिम्मेदारी वो आसानी से उठा पाएगी। और बहुत सारी नारियाँ उसमें हो सकता है कि निपुण हो, कुशल हो। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेमयुक्त सलाह की खुराक दे। लेखक अपनी बहन सरोज से ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि वहाँ पर आने वाली जो स्त्रियाँ होंगी उन्हें संगीत, भक्ति तथा प्रेमयुक्त सलाह मशवरा इन बातों की खुराक दे। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि किसी दुर्बल व्यक्ति को अपनी सेहत सुधारने के लिए अच्छी खुराक देने की आवश्यकता है, तो उस आश्रम का वातावरण भी अच्छा रखने के लिए, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए इन बातों की खुराक देना आवश्यक होगा। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। बड़ी जमीन पर ये आश्रम बसा हुआ होगा और इस आश्रम पर यथावकाश क्या होगा, छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और इन मकानों का जो संचालन है, आश्रम ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करते हुए उनके अधीन रहकर आने वाली जो महिलाएं हैं, कभी 2-2 तो कभी 4-4 का परिवार वो चलाएंगी। यानी 2 व्यक्ति उसमें से एक महिला पर उसकी जिम्मेदारी, 4 महिलाओं का अगर परिवार है उसमें, तो उसमें से किसी एक महिला पर वो जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, वो अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। काफ़ी सालों से, बरसों से वो अपनी मुँह बोली बहन सरोज को जानते हैं, इसलिए उनके काम करने का अंदाज, काम करने का तरीका, उनकी शक्ति, उनकी निपुणता, कुशलता और उनकी मर्यादा कहाँ तक है, वो कहाँ तक काम कर पाएंगी, इसका पूरा ज्ञान लेखक को है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। यहाँ वो कबूल करते हैं, मान्य करते हैं कि मैं बाहर, आश्रम के बाहर अन्य दूसरे कामों में मैं व्यस्त हूँगा, यानी भले ही मैं वहाँ पर शारीरिक तौर पर ना रहूँ, लेकिन मेरी सलाह और मेरा सहारा तो रहेगा ही। और मुझे लगता है कि आश्रम वासियों को ये काफ़ी बड़ी बात है। हमारे जीवन में भी कुछ कठिनाइयाँ आती है, तो घर के बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ ना। बस इतना भी अगर उन्होंने बोल दिया और अपना आशीर्वाद दे दिया, तो कठिनाइयों से घिरा हुआ जो व्यक्ति है वो सोचता है कि यही मेरे लिए काफ़ी है, उसे जीने का हौसला अपने आप मिलता जाता है। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। विद्यार्थी मित्रों, ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। इसका मतलब ये है, मैं पहले उदाहरण दूंगा, किसी कारणवश कोई
गाड़ी खराब हो गई 4 पहियों वाली और उसे धक्का देने की ज़रूरत पड़ गई। तो 2-4 लोग उतरते हैं, पीछे से थोड़ा धक्का देते हैं, तो वो गाड़ी अपने आप चलने लगती है, उसकी खराबी दूर हो जाती है। लेकिन वो 2-4 लोग उनका धक्का देना, आगे धकेलना, ये केवल निमित्त मात्र होता है और गाड़ी चलने लगती है। बस संस्था के साथ भी ऐसा ही होगा, आश्रम के साथ भी ऐसा ही होगा। पहले पहले इन महिलाओं को थोड़ी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन जैसे जैसे उन्हें अनुभव आएगा वो अपने काम में निपुण होती जाएगी और काका कालेलकर की सलाह उन्हें मिलती रहेगी, सहारा मिलता रहेगा, तो ये संस्था भी अपने आप चलती रहेगी। समाज में ऐसे संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। हाँ विद्यार्थी मित्रों, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि समाज के 2 पहलू हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि विज्ञान के बलबूते पर समाज कितना उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, लेकिन दूसरा जो अंग है समाज का, वो भी हमें देखना चाहिए। कई सारे लोग, कई सारे व्यक्ति ऐसे दुख से घिरे हुए होते हैं, अपने ही घर के लोग उन्हें निकाल देते हैं, इनके सामने जीने का कोई सहारा नहीं होता। आपने ये पढ़ा होगा कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी अपने माँ बाप से कभी कभी तीर्थ यात्रा का बहाना बनाकर उन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या फिर किसी तीर्थ स्थल पर जाकर लावारिस की तरह छोड़ देते हैं। ये सुनकर, ये पढ़कर कभी कभी हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां देखकर लेखक को ऐसा लगता है कि समाज में ऐसी संस्था की, ऐसे आश्रमों की आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। वो बता रहे, वो सलाह दे रहे, तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। देखिए विद्यार्थी मित्रों, काम बड़ा है, आश्रम स्थापित तो हो जाएगा, लेकिन उसका सुचारू रूप से संचालन करना, उसमें सफलता पाना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए आराम से निश्चित समय पर, यथा समय पर मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। बस उन्हें अपनी बहन से हाँ चाहिए, स्वीकृति चाहिए। अब उन्होंने आगे जाकर थोड़ा विषय बदला है पत्र में। यहाँ सर्दी अच्छी है, सर्दी का मौसम पड़ रहा है, बर्फ गिर रही है, फूलों में गुलदाउदी, क्रिजेंथीमम फूल बहार में है, एक बहार से आ गई है, बहुत सारे फूल। प्रकृति प्रेमी है लेखक काका कालेलकर जी, उन्हें इन फूलों से प्यार है। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीकर बैठ गई हो। आपने देखा होगा फूल का बचपन यानी उसकी कली, तो कुछ फूलों की कलियां कई दिनों तक ऐसे बंद रहती है, खुलती नहीं है जल्दी। इनमें ये गुलदाउदी, क्रिजेंथीमम, ये कलियां आती है, ये फूल आते हैं, महीनों तक ये खुलती नहीं है। और लेखक ने यहाँ पर ऐसी कल्पना की है कि मानो इन कलियों के पेट में भारी रहस्य है। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत, होते ऐसे कुछ फूल जो काफ़ी दिनों तक टिकते हैं। गुलाब भी खिलने लगे हैं, फूलों का राजा गुलाब, उनका भी उन्होंने जिक्र किया है, वो भी यहाँ पर खिलने लगे हैं। कोस्मोस के दिन गए, ये भी एक फूलों की प्रजाति है कोस्मोस, उसके दिन तो अभी लद गए। उन्होंने बहुत आनंद दिया, जब तक वो थे खिलते रहे, लेखक को बड़ा आनंद आया। आगे उन्होंने और एक फूल का जिक्र किया है, झिनिया। झिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। पता नहीं क्यों, उनमें ऐसा कौन सा आकर्षण था, वहाँ से आने जाने वाला जो भी पथिक होता था वो उसकी कली तोड़ लेता था। झिनिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी मित्र की मधुर स्मृति हमें सता रही है, उसकी याद आ रही है, तो उसके पास जाकर हमें ये झिनिया का फूल देना चाहिए।
या ये पुष्प जो है वो भेजना चाहिए। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए। कल्पना कीजिए कि क्या वो स्थिति होगी जहाँ पर काका कालेलकर जी लेटा करते थे, तो उन्होंने अपने सिरहाने, अपने सिर के पास जहाँ से उसकी महक आ सके, वहाँ पर वो पौधा उन्होंने लगा लिया जिनिया का। इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हों, ऐसी लगती जैसे कोई गुड़िया होती है ना, वो इतनी सजीव सी होती है कि जैसे मानो अभी हमसे बात करने लगेगी। तो ये फूल की भी एक ऐसी आंखें थी कि वो उत्कटता से बोलेगी, ऐसा लग रहा था। 2-1 महीने फूल देकर अंत में आखिर में वह सूख गया। जितनी उसकी ज़िंदगी थी उसने काका जी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ दी और बाद में वो सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी, अलविदा कह दिया उस फूल ने काका को और काका ने फूल को। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। गुरुवार 21 दिसंबर 1944 काका ने दोनों को शुभ आशीर्वाद दिया है। यहाँ पर दोनों का मतलब ये है कि सरोज और उनकी कन्या रेहाना, उसका जिक्र आगे आने वाला है। उन्होंने और एक पत्र लिखा है, प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। यानी जैसे पत्र मिला उन्होंने कुछ देर के बाद उसे उत्तर देना मुनासिब समझा। वो कहते हैं या आगे लिखते हैं, इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। पत्र के बारे में आपने सुना होगा विद्यार्थी मित्रों। एक ज़माना ऐसा था, मैंने पहले भी उल्लेख किया कि भले ही दुनिया कितनी भी आगे क्यों न निकल जाए, आज तो ईमेल पत्र लिखा जाता है, लेकिन ये जो डाकघर में मिलने वाला पत्र होता है उसका महत्व आज भी बना हुआ है। बहुत सारे लोग भूतकाल के जुड़े हुए या भूतकाल की घटनाओं से जुड़े हुए अच्छी घटनाओं के गवाह देने वाले पत्र, जैसे पिताजी ने लिखा हुआ, दादा ने लिखा हुआ, नाना नानी ने लिखा हुआ, वो संग्रहित करके रखते हैं। उनका एक अलग महत्व होता है। और आगे कहते हैं कि अब तुमको हर सप्ताह में लिखूंगा ही, यानी पत्र लिखने में भी उन्हें एक अलग प्रकार का आनंद मिल रहा है। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। इससे ये साबित होता है कि सरोज की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं है। जब तक वो सेहतमंद नहीं हो जाती तब तक चिरंजीव रेहाना पत्र लिखेगी तो चलेगा, ऐसा काका जी बताते हैं। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए, यानी पूरे अधिकार वाणी के साथ वो कह रहे हैं कि मुझे हर सप्ताह में एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं, अर्थात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके प्रति काका कालेलकर जी के मन में अगाध श्रद्धा है, वो कहते हैं, पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। एक बहुत सुंदर मुद्दा उन्होंने यहाँ पर उठाया है। बापूजी चाहते थे कि देश में यदि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो जाए पूरी तरह से, तो देश की ताकत बढ़ सकती है। और इसमें उर्दू सीखना ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। किसी विशिष्ट भाषा को बोलने वाला अगर कोई व्यक्ति है, हम अगर उसकी भाषा में जब बात करते हैं तो एक अपनापन की भावना बनती है। तो इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए गांधी जी चाहते हैं, काका कालेलकर जी ने अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने में लगा देनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था, एक पैगाम भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो। विद्यार्थी मित्रों, उर्दू सीखना, उर्दू लिखना कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने यही संदेश दिया है कि तुम उर्दू लिखना सीखो। बापूजी ने यह संदेश काका जी को दिया है। लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। ये संदेश सरोज को दिया हुआ है उन्होंने कि पहले तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओ
और फिर अगला काम शुरू करो। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। आसमान में टिमटिमाते हुए जो तारे होते हैं, उनका नक्शा बनाने का शौक काका जी रखते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन किसी कारणवश उन्हें समय नहीं मिला है। आगे वो लिखते हैं, मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं। एक मिट्टी का बर्तन होता है और ऐसे बर्तन में उन्होंने कुछ फूल लगाए हुए थे, पौधे लगाए हुए थे। अब वो मुरझा जाने के कारण उन्होंने वो निकाल दिए और सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। ये क्रोटन भी बड़ा ही आकर्षित करने वाला पौधा होता है, तो वो उन्होंने अपने पास रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभ आशीष। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के माध्यम से हम ये सबक मिलता है कि आज के काल में भी आश्रमों की ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता है, और जिसके माध्यम से वृद्ध, बालक, महिलाएं, इनके जीवन में आशा की रोशनी जगाई जा सकती है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि पिछली वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आई होगी। YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, इस पर आप ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।